हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 12th के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसमें चैप्टर लेकर आई हूँ। कैसे लिखे कहानी, कहानी का स्वरूप, कहानी की परिभाषा, कहानी का इतिहास पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। दूसरी में पढ़ा था हमने कहानी का कथानक। कथानक के कितने पार्ट थे? आरंभ, मध्य और अंत। अगला पढ़ा था हमने कहानी में देश, काल, परिवेश और वातावरण। अब पढ़ेंगे कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का क्या महत्व है। जितने लोगों की भूमिका आई है, जितने व्यक्तियों ने उस कहानी में काम किया है, उनका रोल आया है, वो रोल करने वाले क्या कहलाएंगे? पात्र कहलाएंगे। कहानी में पात्रों की भूमिका, पात्रों का चरित्र चित्रण कहानी में दूसरा तत्व है। पहला तत्व कथानक माना जाता है, दूसरा पात्र चरित्र चित्रण माना जाता है। कहानीकार यानी कहानी लिखने वाला लेखक जो है कथा वस्तु की योजना पात्र के चरित्र विकास की दृष्टि से करता है। कहानी में प्रत्येक पात्र का अपना स्वरूप, अपना स्वभाव और उद्देश्य होता है। कभी तो उसके चरित्र का विकास, तभी तो उसके चरित्र का विकास होता है, कभी तो उसके चरित्र का विकास होता है तो कभी उसका चरित्र बदलता है। आपने देखा होगा, कोई भी कहानी देखी हो तो उसमें आप कहानी पढ़ रहे हैं तो लगता है कि ये तो अच्छा काम करने वाला है, उसको हम हीरो मान लेते हैं, नायक मान लेते हैं। जो उसका विरोध करता है, रुकावट डालता है, उसको तंग करता है किसी अच्छे इंसान को, तो उसको हम खलनायक मान लेते हैं, विलेन मान लेते हैं। तो पात्रों के आधार पर उसका चरित्र बदलता है। पात्रों का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। यदि स्वरूप स्पष्ट होगा तो पात्रों का चरित्र चित्रण भी सहज हो सकेगा, संवाद लिखने में आसानी होगी। यही कारण है कि कहानीकार ने पात्रों के चरित्र चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया। इस तत्व के अंतर्गत पात्रों के आपसी संबंध पर विचार करना जरूरी है। कहानीकार को इस बात का समुचित ज्ञान होना चाहिए कि किस स्थिति में किस पात्र की क्या प्रतिक्रिया होगी। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि कहानीकार और उसकी कहानी के पात्रों में नजदीकी संबंध होना चाहिए। पात्रों का चरित्र चित्रण करने, उन्हें अधिक प्रभावशाली ढंग से लाने में अनेक तरीके हैं। चरित्र चित्रण का सर्वाधिक सरल तरीका है कि कहानीकार स्वयं पात्रों के गुणों का वर्णन करे कि ये पात्र कैसा है। उदाहरण के तौर पर देखें कि मोहन बड़ा वीर है, सैनिक है। उसने युद्ध क्षेत्र में अनेक बार अपनी वीरता का परिचय दिया, अपनी जान की परवाह नहीं करता तथा शत्रुओं से डटकर सामना करता है। तो ये किसने? कहानीकार ने इसका वर्णन किया, लेखक ने लिखा। ये तो पता चला कि मोहन कैसा है। लेकिन इसका दूसरा तरीका है, ये जो तरीका है प्रभावहीन होने के कारण साक्षात पुराना भी हो चुका है। एक दूसरा तरीका है पात्रों का चरित्र चित्रण उनके क्रियाकलाप, उनकी एक्टिंग से, उनके संवादों से, या जो दूसरे लोग बताते हैं उन संवादों से कराया जाए तो ये प्रभावशाली बन सकता है। उदाहरण देखिए, मोहन ने युद्ध के क्षेत्र में एक जख्मी साथी को कंधे पर उठा करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। उसके बाद वह पुनः शत्रुओं पर गोलियां बरसाने लगा। बाद में पता चला कि उसके साथी की जान बच गई। ये क्या था? ये उसकी एक्टिंग थी, उसका क्रियाकलाप था। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि पात्र ने जो काम किया उससे उसके चरित्र का पता चलता है। कभी कभी एक अन्य पात्र किसी चरित्र का वर्णन करते हुए संवादों का जो प्रयोग करते हैं उससे पात्रों की शारीरिक विशेषताओं का पता चलता है। जैसे सोहन के बारे में एक सैनिक ने ग्रुप कमांडर को कहा कि सर, ये तो मोहन ही था जिसने अपनी जान की परवाह ना करके बुरी तरह से घायल मुरलीधर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और पुनः युद्ध में शत्रुओं पर गोलियां बरसाने लगा। कभी कभी पात्रों की अभिरुचियों द्वारा उनका चरित्र चित्रण किया जाता है। उदाहरण के रूप में कोई पात्र नदी में तैरने का शौकीन है तो उफनती नदी में एक किनारे से दूसरे किनारे तैरकर पार कर जाता है। इससे पता चलता है कि वह एक साहसी व्यक्ति है। एक अन्य पात्र जो बात बात पर झूठ बोलता है, मौका लगने पर चोरी कर लेता है, कर्ज वापस नहीं देता, रिश्वत भी लेता है। तो इस प्रकार पात्र के स्वरूप जो अलग ही प्रकार का होगा, क्योंकि उनकी एक्टिविटी से, उनके क्रियाकलाप से, उनके कामों से पता चलता है कि उसका चरित्र कैसा है। अगला प्रश्न देखिए, कहानी में संवादों का महत्व। पहला तत्व कथानक होता है, कथा वस्तु होता है। दूसरा होता है पात्र चरित्र चित्रण और तीसरा होता है संवाद। संवाद का मतलब डायलॉग। जो संवाद हैं कहानी की जान होते हैं, प्राण होते हैं। कहानी में पात्रों का विशेष महत्व है। संवाद के बिना पात्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गूंगे पात्र क्या किस लिए चाहिएंगे? कुछ बोलते ही नहीं है तो नहीं बोलेंगे तो कहानी स्पष्ट कैसे होगी, आगे कैसे बढ़ेगी? कहानी को गतिशीलता देते हैं। कहानी में संवाद दो प्रकार के कार्य करते हैं। एक तो पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं, दूसरा कथानक को गति देते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। कहानीकार किस घटना अथवा प्रतिक्रिया को स्वयं नहीं दिखा पाता, जिस घटना को कहानीकार लेखक खुद नहीं प्रकट कर पाता उसे संवादों के माध्यम से दिखाता है। इसलिए संवाद कहानी के लिए अनिवार्य है।
परंतु संवाद पात्रों के स्वभाव, उनकी पृष्ठभूमि के अनुकूल होने चाहिए। यही नहीं, संवाद पात्रों के विश्वासों, आदर्शों, स्थितियों के अनुकूल भी होने चाहिए। कहानी में कहानीकार कभी सामने नहीं आता, संवादों के माध्यम से अपनी बात कहता है। जब कोई पात्र संवाद बोलता है तो उससे उस पात्र का परिचय मिलता है, उस पात्र की जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए, जब कोई शिक्षक संवाद बोलेगा तो संवादों को सुनकर ही उसके व्यवसाय का पता चल जाएगा। संक्षेप में संवाद संक्षिप्त यानी छोटे होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए और उद्देश्य से संबंधित होने चाहिए, यानी उद्देश्य को पूरा करने वाले होने चाहिए। अनावश्यक रूप से लंबे लंबे कठिन संवाद कहानी को जटिल यानी कि मुश्किल बना देते हैं, कहानी की रोचकता को खत्म करते हैं। नेक्स्ट में कहानी में क्लाइमैक्स यानी कि चरम सीमा। जब कहानी में पूरी कहानी के जो चरम सीमा पर हो, खत्म होने से पहले की बात होती है चरम सीमा। प्रत्येक कहानी का एक चरम उत्कर्ष होता है जिसे अंग्रेजी में क्लाइमैक्स कहते हैं। कहानी में क्लाइमैक्स की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वह इस समस्या का उद्देश्य जो है वो चरम सीमा तक पहुंच जाता है। परंतु चरम सीमा का वर्णन बड़े ध्यान से करना चाहिए। चरम सीमा भावों और पात्रों से जुड़ा होना चाहिए। इस संदर्भ में एक विद्वान ने लिखा कि सर्वोत्तम यह होता है कि चरम उत्कर्ष पाठक को सोचने और लेखक के पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करे, ताकि पाठक को भी ये लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो कुछ भी निर्णय निकाले हैं वे उसके अपने हैं। किसके? पात्र के अपने निर्णय हैं। तो कहानी में चरम उत्कर्ष कहो, चरम सीमा कहो, क्लाइमैक्स कहो, ये एक ही बात है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।